दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। एक वो भी दिन थे 1965 के। लाल बहादुर शास्त्री जी जैसे महान लीडर। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी जम्मू कश्मीर को हासिल करने की, उल्टे लाहौर ही हार गए थे। वो दिन जब इंडियन आर्मी ने भारत के तिरंगे को लाहौर में जाकर लहरा दिया था। फिर दिन आए 1971 के। इंदिरा गांधी जैसी आयरन लेडी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। कहा नहीं, एक पाकिस्तान नहीं, इसके दो टुकड़े करो। बांग्लादेश नाम का एक नया देश ही पैदा कर दिया था। यूएस की पाकिस्तान को फुल सपोर्ट होने के बावजूद भी पाकिस्तानी सोल्जर्स की पैंट उतरवा दी थी। 95,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को इंडियन आर्मी ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया था। फिर दिन आए 1999 के। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महान नेता, दबंग नेता। कारगिल जैसी मुश्किल लड़ाई जहां पर पूरी एडवांटेज पाकिस्तान को थी, हाइट पर पाकिस्तान बैठा था, फिर भी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी सोल्जर्स को दौड़ा कर देश की सीमा से बाहर भगाया, जस्ट लाइक डॉग। और फिर दौर आया जुमलों का, वड्डी वड्डी बातों का, अच्छे दिनों का, और देश को मिले कई महामानव, अलौकिक, अभूतपूर्व, अकल्पनीय महापुरुष। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। हाँ, मोदी जी, गडकरी जी क्या कह रहे हैं? क्योंकि हम बटे थे इसलिए कटे थे। नहीं, आप हमें यहाँ पर क्लियर करो। आज आपको क्लियर करना पड़ेगा। पूछता है भारत और अंधभक्त भी पूछ रहे हैं कि योगी जी का कहने का क्या मतलब था? जातियों में बटेंगे तो कटेंगे या हिंदू मुस्लिम में बटेंगे तो कटेंगे? हमको नहीं पता। हाँ, ये भी सही है। आपको कहाँ कभी कुछ पता होता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये चीज समझ में आ रही है कि आपका सरकार चलाने का तरीका एक्चुअल में है क्या। रात को सपना देखो, सुबह उसको पूरा करो। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर क्या हुआ था? मोदी जी को रात को सपना आया कि नोटबंदी कर दो, सुबह उठे नोटबंदी कर दी। इसी तरह जीएसटी जब उसको इम्प्लीमेंट करना था तो मोदी जी ने सुबह होने तक की भी वेट नहीं की, रात को 12 बजे संसद को खुलवाया गया था और बिल को पास किया गया था। फिर लॉकडाउन ले लो, लॉकडाउन में क्या हुआ था? मोदी जी को रात को यह सपना आया कि अगर देश में लॉकडाउन नहीं लगा तो जितनी देश की जनता है, सारी की सारी जनता को कोविड होने वाला। सुबह उठे, भारत बंद। इसी तरह आर्टिकल 370, अमित शाह जी आपको याद होगा, आपने पार्लियामेंट में क्या कहा था? जान दे देंगे इसके लिए। हाँ, लेकिन उस टाइम पे पब्लिक को मतलब समझ में नहीं आया था कि जान दे देंगे इसके लिए इसका मतलब क्या था। जब पहलगाम में टेरर अटैक हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं जनता को ये चीज शायद समझ में आने लगी है कि जान दे देंगे इसके लिए इसका मतलब ये था कि जान तो आम जनता की जाएगी और उसके ऊपर रोटियां कौन सेकेंगे? नेताजी। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आर्टिकल 370 हटाया आपने क्या क्लेम किया था कि आतंकवाद की कमर टूट गई है। जम्मू कश्मीर से, स्पेशली कश्मीर वादी से जो आतंकवाद है उसको पूरी तरह आप लोगों ने खत्म कर दिया। टूरिस्ट के लिए वो एकदम सेफ है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए। भाजपा एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाने जा रही है जो जम्मू कश्मीर टेरर फ्री होगा। इस फैसले के बहुत सारे हकारात्मक पहलू हैं। एक ही झटके में इस फैसले से देश के टेररिज्म की कमर तोड़कर रखी है। आप मेरी बात मानकर रखिएगा। लेकिन जब पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को टेरर अटैक हुआ, आतंकवादियों ने किनको मारा? आम लोगों को। 26 लोग मरने वाले कौन थे? आम लोग थे। किनके परिवार तबाह हुए? आम लोगों के। देखिए, ये जुमला है। जुमला ही तो है, हम भी यही कह रहे हैं, हम मानते हैं आपकी बात। बाकी जुमले ही चल रहे हैं पिछले 10 साल से देश के अंदर और कुछ नहीं चल रहा सिवाय जुमलों के। अच्छे दिन और अब तो बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर वो भी कहीं ना कहीं गुस्साए हुए हैं, पगलाए हुए हैं। जब से बीजेपी ने ये निर्णय लिया है कि वो देश के अंदर कास्ट सेंसस करवाएगा, जो बीजेपी के हार्डकोर सपोर्टर है वो बीजेपी को सोशल मीडिया के ऊपर आकर मस्त गली आ रहे हैं, उसके ऊपर मीम्स बना रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं अब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते सिवाय एक चीज के, मोदी जी के सपनों को झेलने के। लेकिन हाँ, आज हम देश से अपील करना चाहते हैं कि पूरे देश को आज भगवान से एक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि मोदी जी किसी दिन रात को ये सपना ना देख लें कि बहुत हुए इलेक्शन, अब देश में अब कोई इलेक्शन नहीं, आज से इलेक्शन बंद। जब तक मैं हूं, मैं ही प्रधानमंत्री हूं। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी।
अच्छा छोड़ो, आपको याद होगा गोदी मीडिया पहलगाम टेरर अटैक के बाद क्या हाल था उसका, पागल हो रखा था, नशा इतना बुरा कर लिया था उसने कि जो मुंह में आ रहा था वो चीज वो बक रहा था। आक्रमण का समय आ चुका है, सेना को खुली छूट अब दे दी गई है। कैसे पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। कुछ एंकर्स तो गोदी मीडिया के ऐसे थे जो सुप्रीम कोर्ट तक को ब्लेम कर रहे थे पहलगाम टेरर अटैक के लिए। There was no need, in my view, for the Supreme Court to waste time getting into whether 370 was abrogation was valid or not. हमारी पूरे देश को एक छोटी सी सलाह है, जनहित में जारी है कि रिपब्लिक भारत नाम की जो प्रजाति है इससे कोसों दूर रहें, कृपया इस प्रजाति से स्पेशली कोसों दूर रहें। ये प्रजाति इकलौती ऐसी प्रजाति है, जानवरों इंसानों सभी प्रजातियों को मिलाकर इकलौती ऐसी प्रजाति है जो टीआरपी के लिए खुद को भी काट सकती है। कश्मीरियत कश्मीरियत कश्मीरियत, अरे कहां की कश्मीरियत, कहां की कश्मीरियत उमर, कहां की कश्मीरियत उमर। अब ये था हमारा फर्ज आपको आगाह करने का, हमने समाज सेवा भी कर दी। अब आते हैं गोदी मीडिया के ऊपर। क्या क्या क्लेम किए थे गोदी मीडिया ने कि 48 घंटे के अंदर सरकार हमला कर देगी, 4 टुकड़े होने वाले हैं पाकिस्तान के। आपको याद होगा 48 घंटे में बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। कैसे पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। हुआ क्या, मोदी जी का सपना भारी पड़ गया। नहीं, हम ये मानते हैं मोदी जी ने सपना तो सर्जिकल स्ट्राइक का ही देखा था, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी सी उल्टी हो गई, उसकी दिशा बदल गई। जहां गोदी मीडिया आस लगाए बैठा था कि पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, मोदी जी ने अपने ही देश में कर दी। कास्ट सेंसस ऐसा कर रहे हैं जैसे कि कास्ट सेंसस हो गया तो इस देश का उत्थान हो जाएगा। एक्चुअल बवंडर कब आएगा, जब ये हो जाएगी कास्ट सेंसस, उसके बाद रिजर्वेशन का पंगा, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की 50% की कैप है रिजर्वेशन के ऊपर उसको बढ़ाने का पंगा, उसके बाद वोट बटोरने का, अभी बहुत पंगे होने बाकी है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए 4 जातियां सर्वोपरि है। जब देश के गरीब, देश के युवा, देश के किसान और देश की महिलाओं का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। एक्चुअल में जब राहुल गांधी, ऑपोजिशन, इंडिया अलायंस, इन सब लोगों ने कास्ट सेंसस डिमांड करनी शुरू की थी तो उनका एक ही मतलब था कि जो देश के अंदर जातियां हैं उनका पता लगाया जाए, कौन सी जाति के कितने लोग हैं, उसी हिसाब से रिजर्वेशंस हो, उसी हिसाब से वेलफेयर स्कीम्स बने। और अब जब बीजेपी ने कास्ट सेंसस अनाउंस कर दिया देश के अंदर, तो देखना ये होगा कि बीजेपी इसको किस तरह से लागू करने वाली है। मतलब कास्ट सेंसस कराने के बाद बीजेपी एक्चुअल में उस फिगर का करने क्या वाली है जो सामने आएगी। क्या सिर्फ उसको पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाएगा, वोट बटोरने के लिए यूज किया जाएगा, बांटने के लिए यूज किया जाएगा, या फिर एक्चुअल में जो अति पिछड़ी जाती हैं उनकी भलाई के लिए काम शुरू होंगे। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है, हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं, सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। 50% रिजर्वेशन की दीवार और जाति जनगणना हम यहाँ करा के दिखाएंगे, आपको जो कहना है कर लो। वी नो आज राहुल गांधी के ऊपर मल्टीपल मीम्स बन रहे हैं, सिग्मा मीम्स बन रहे हैं, लेजर आईज वाले मीम्स बन रहे हैं, जो कभी मोदी जी के लिए बना करते थे, अमित शाह, योगी जी के लिए बना करते थे। लेकिन बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है और वो करेगी भी कि इसको अपनी फेवर में किसी तरह से शिफ्ट किया जाए। Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. किस तरह से इसको मास्टर स्ट्रोक के अंदर कन्वर्ट किया जाए। अब कांग्रेस और राहुल गांधी ये वो भूल गए कि उनके बाप दादाओं की सरकार पहले रही है, लेकिन वो निर्णय नहीं करा पाए। अब वो किस मुझ से कहेंगे कि हमने सरकार को बाध्य किया और हमने निर्णय कराया। कोई माने या ना माने, पूरी पब्लिक अंदर ही अंदर ये बात तो जानती है कि बीजेपी इसके अंदर माहिर है, किस तरह से वो चीजों को अपने पक्ष में कर लेती है। जो ऑपोजिशन ने मुद्दे रेज किए होते हैं उनको भी अपनी फेवर में लाकर उनको भी मास्टर स्ट्रोक डिक्लेयर कर देती है। अगर आपको और अच्छे से डिटेल में समझना है तो आप सतीश आचार्य जी का ये कार्टून देखो। पहले राहुल गांधी ने जब कास्ट सेंसस का मुद्दा उठाया, कांग्रेस पार्टी ने, ऑपोजिशन ने ये मुद्दा उठाया, तब बीजेपी ने इसको पूरी तरह से इग्नोर किया, फालतू मुद्दा है, बेकार मुद्दा है। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपने आईटी सेल के जरिए इसका मजाक बनाना शुरू किया, पप्पू टाइप्स। फिर उसके बाद उसका विरोध किया। हाँ,
ये भी है कि कभी डायरेक्टली विरोध नहीं किया बीजेपी ने, लेफ्ट राइट से विरोध करती रही, लेकिन कभी डायरेक्टली इसको अपोज भी नहीं किया। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। बटे थे इसलिए कटे थे। और फाइनली कॉपी पेस्ट एंड मास्टर स्ट्रोक, अंधभक्तों के पापा का एक और मास्टर स्ट्रोक। वाह मोदी जी वाह। अब खुद देखो किस तरह से बीजेपी के जो मंत्री थे वो कास्ट सेंसस के मुद्दे को लेकर लेफ्ट और राइट से उसका विरोध कर रहे थे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली उसका टाइम टू टाइम विरोध करते चले आ रहे थे। सबसे पहले 2385 जातियां किसने लिखी? हर्बर्ट रिस्ले, ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर 1901 में उसने सारी जातियों के नाम लिखे। बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की, वही नीति आज कांग्रेस। लेकिन आज वही मंत्री हैं जो ये ब्लेम डालने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि 10 साल से कांग्रेस पार्टी पावर में थी, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। अब कांग्रेस और राहुल गांधी ये वो भूल गए कि उनके बाप दादाओं की सरकार पहले रही, लेकिन वो निर्णय नहीं करा पाए। अब वो किस मुझसे कहेंगे कि हमने सरकार को बाध्य किया और हमने निर्णय कराया। बताओ, जैसे बीजेपी पार्टी पिछले 10 साल से तो अलग अलग झंडे गाड़ रही है, उसने क्या किया? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। पिछले 10 साल से हम देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जातिवाद इस देश के अंदर किस तरह से बड़ा है। हाँ, गोदी मीडिया वो किसी और काम में व्यस्त है, इसीलिए वहां पर ये चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखो तो ये बात बहुत क्लियरली देखने को मिलती है कि जातिवाद जो है हमारे देश के अंदर से, जो कास्ट को लेकर झगड़े हैं, जो कास्ट को लेकर चीजें हैं, वो आज भी उतनी ही रेलिवेंट हैं जितनी हजारों साल पहले थी। आज भी हमारे देश के अंदर कोई किसी के ऊपर कर देता है, दलित बच्चियां, उनके की न्यूज हम हर दूसरे या तीसरे दिन पढ़ते हैं या सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं। आज भी हमारे देश में अगर कोई दलित मंदिर में चला जाता है तो पहले उस दलित की पिटाई की जाती है और उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। इनफैक्ट हाल तो इतने बुरे हैं हमारे देश के अंदर जाति को लेकर कि कोई चुना हुआ सांसद जब वो अपनी गद्दी छोड़ता है, वो अपना घर छोड़ता है, जैसे अखिलेश यादव का केस, जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, जब वो सीएम नहीं रहे यूपी के, उसके बाद योगी जी उसी घर में जाने से पहले उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। योगी आदित्यनाथ पर आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा तंज कसा। मुख्यमंत्री आवास के कथित शुद्धिकरण पर अखिलेश ने जमकर चुटकी दी। तो ये बात कोई माने या ना माने, लेकिन एक्चुअल फैक्ट तो यही है कि जो हजारों साल पहले जातिवाद था हमारे देश में, आज भी वो उतना ही रेलेवेंट है। गंगा जल से पवित्र क्यों? अपवित्र लोग आ गए, इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया साहब ने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए, अखबारों में भी आ गया। आप तो बताओ, लेने की जरूरत नहीं है, ले करके मैं अपना मुंह गंदा अपवित्र नहीं करना चाहता। तो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष आए थे यहाँ पे, जो भी होंगे। तो क्या किया बीजेपी ने पिछले 10 साल में, जो उसके मंत्री ये ब्लेम कर रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने 10 साल में इसको नहीं लागू किया, तो बीजेपी ने ऐसे कौन से झंडे गाड़े? Congress governments have always opposed caste census. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. और आज इस सरकार के अंदर कहां से इतना प्यार उमड़ आया छोटी जातियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े समाज के लिए, कि उनके वेलफेयर के लिए वो आज कास्ट सेंसस कराना चाहती है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब लोगों का तो ये भी कहना है कि ये प्योर पॉलिटिक्स है। बेसिकली क्या है, अभी बिहार में चुनाव आने वाले हैं, नीतीश बाबू की हालत पूरे देश को पता है। तेजस्वी और कांग्रेस, इनका जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ने वाला है बिहार के अंदर नीतीश बाबू के ऊपर। तो इसीलिए बीजेपी ये कास्ट सेंसस के मुद्दे को लेकर आई है। इसी तरह से तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, उसके चुनाव भी अभी आने वाले हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इसको एक मास्टर स्ट्रोक बनाने की फुल ऑन तैयारी में है और कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे को मास्टर स्ट्रोक बना भी लेगी, इसको अपनी फेवर में कर भी लेगी। अगर बाबा साहेब और बापू ना होते, सामाजिक संवेदनता का कोई विषय नहीं होता उनकी मन में, संविधान सभा की परामर्श नहीं होता, तब देश में आज आरक्षण नहीं होता। क्यों? पहला प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी जातिगत आरक्षण के कट्टर विरोधी थे। 1 या 2 हफ्ते के बाद किसी को ये बात याद नहीं रहने वाली कि ये मुद्दा किसने पहले उठाया था।
सबको ये बात याद रहने वाली है कि किसने एक्चुअल में ये कास्ट सेंसस करवाया था। लोगों का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे। ये सब चीजें अब फालतू लगने लगी हैं, ये सब चीजें अब बोरिंग हो गई हैं, क्योंकि सनातनियों की पार्टी होते हुए, वो भी इतनी बड़ी पार्टी होते हुए जो ये दावा करती है कि वो सबसे बड़ी हिंदू पार्टी है, उस पार्टी के होते हुए देश के अंदर एक टेरर अटैक हो जाता है और उस टेरर अटैक के अंदर, पहलगाम के अंदर लोगों को धर्म पूछकर मारा जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है। और हिंदू हृदय सम्राट क्या करते हैं? अभी तक तो उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और ऊपर से ट्रंप सरकार और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने भी अपने प्रेस रिलीज जारी कर दिए, जिसके अंदर इन्होंने भारत सरकार को और पाकिस्तान की सरकार को पीस मेंटेन करने की सलाह दी है बॉर्डर के ऊपर। अब एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी छवि बनाने में कि वो वर्ल्ड के लीडर है, पूरे दुनिया के वो प्रधानमंत्री हैं, ऐसी छवि बनाने के चक्कर में हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए। बाहर के देश जब आपस में युद्ध करते हैं तो वो मोदी जी से सलाह ले लेकर अपने अगले कदम उठाते हैं। ऐसे दावे किए गए, मोदी जी वॉर भी रुकवा देते हैं सिर्फ अपने लोगों को वापस लाने के लिए, ये भी दावे किए गए। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। बात तो सही है। अब ऐसी छवि वाला प्रधानमंत्री, उसके अपने देश के अंदर जब इतना बड़ा टेरर अटैक हो जाता है जिसमें आम सिविलियंस मारे जाते हैं, वो भी 26 हिंदू लोग, तब वो हिंदू हृदय सम्राट क्या करता है? कुछ भी नहीं, सिंधु नदी का जल रोकने की बातें करता है, जो कि जानकारों के अकॉर्डिंग एक इम्पॉसिबल टास्क है। ये टास्क हो ही नहीं सकता, अगर होगा भी तो इसमें कई साल लग जाएंगे, बहुत ज्यादा पैसा फूक जाएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को डाउट होने लगा 56 इंच के सीने पर। लोगों को 56 इंच का सीना 11-12 इंच का लगने लगा है। और तो और लोगों का ये भी कहना है कि ये जो एकदम से कास्ट सेंसस कराने का फैसला लिया गया है, ये पहलगाम टेरर अटैक से ध्यान भटकाने के लिए लिया गया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि एक तरफ देश में हफ्ते 10 दिन पहले इतना बड़ा हमला हुआ है जिसमें 26 आम लोग मारे गए हैं, दूसरी तरफ सरकार अचानक से एकदम से एक दिन आती है सामने और कहती है हम कास्ट सेंसस कराएंगे, जिसका वो इनडायरेक्टली कितने टाइम से विरोध करती आ रही है। तो लोगों के मन में ये सवाल आना भी जायज है कि शायद ये टाइमिंग इसीलिए चुनी गई है कि इतने बड़े टेरर अटैक से ध्यान को हटाया जाए, लोग इस कास्ट सेंसस के मुद्दे में उलझ कर रह जाएं और जो पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है उसको भुला दिया जाए। हमने अपनी पिछली वीडियो में इसका जिक्र भी किया था कि इसकी पूरी संभावना है कि हो सकता है थोड़े दिनों के बाद ये मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाए। पुलवामा अटैक हुआ था, 40 जवान हमारे शहीद हुए थे, उसके बाद क्या हुआ था? ISI को बुलाया गया था इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। पहली बार ऐसा हुआ था आजादी के बाद कि ISI पाकिस्तान से हमारे देश के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। क्या बना उस इन्वेस्टिगेशन का? किसी को कुछ नहीं पता। मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? बाकी चलो देखते हैं अभी हमारे देश के लोगों के अंदर कितनी समझ बची है, क्योंकि देश जो बातें सोच रहा है या बीजेपी के जो हार्डकोर सपोर्टर है, इनफैक्ट वो जो बातें पूछ रहे हैं वो भी इग्नोर करने लायक नहीं है। मोदी जी को आज नहीं तो कल हर चीज का जवाब तो देना पड़ेगा, इस सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बुजुर्ग ऐसा कह कर गए हैं कि जो सच होता है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, हाँ जुमलों की जरूर होती है। इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।